नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं सेट 4। ठीक है, सेट 4 शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है पहला क्वेश्चन बोला गया है रुको पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में किस राज्य में टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया। ये किया गया तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने ही किया। देखो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन इसलिए किया है क्योंकि वहां पे साइबर अपराधों से निपटने की पुलिस अधिकारियों को परीक्षण देना होगा। ठीक है, पुलिस अधिकारियों को परीक्षण देना होगा टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी के तहत। किसको? पुलिस अधिकारी को। पुलिस अधिकारी को। अधिकारी को, ठीक है। आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार देखो और भी बहुत सारे, जैसे तेलंगाना सरकार ने और भी क्या किया है, हीट वेव, जब हीट वेव आया था और सन स्ट्रोक की स्थिति आई थी तो राज्य में विशिष्ट आपदा घोषित किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के तिलवाड़ा सकीन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने फंड से रिलेटेड जो भी, जैसे परियोजना होती है ना, परियोजना जो होती है उस परियोजना में क्या होती है, पैसा बहुत लगाया जाता है। पहले पहले पैसा लगती है, फिर सरकार उससे पैसा कमाती है। तो जो फंड की बात आती है ना, वो फंड कमा मतलब जमा करने में, मतलब लाने में सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखो नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने हाल ही फिलहाल एक आंकड़ा जारी किया है जिसका नाम है राजकोषीय 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 स्वास्थ्य सूचकांक। स्वास्थ्य स्वास्थ्य सूचकांक सूचकांक ये आंकड़ा जारी किया है 2025 का है। इसमें पहला स्थान पे आया है उड़ीसा। उड़ीसा आया पहला स्थान पे, उड़ीसा पहला स्थान पे। और दूसरा स्थान पे आया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ठीक है, छत्तीसगढ़। तो ये नीति आयोग का आंकड़ा। देखो नीति आयोग ऐसा नहीं कि एक ही आंकड़ा जारी करता, नीति आयोग हमारे देश में और भी बहुत सारे आंकड़े जारी करते हैं। जैसे नीति आयोग का आंकड़ा की अगर मैं बताऊं, नीति आयोग का नीति आयोग तो देखो ये करता है नीति आयोग। कौन कौन सा आंकड़ा जारी करता है? ये करता है, देखो नीति आयोग की आंकड़ा की मैं बताऊं, नीति आयोग की आंकड़ा की मैं बताऊं, नीति आयोग नीति आयोग आयोग जो है वो करता है एस डी जी इंडेक्स। एस डी जी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 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 एस डी जी इंडिया इंडेक्स ये जारी करता है। फिर हेल्थ इंडेक्स यही जारी करता है। हेल्थ इंडेक्स, इंडिया में जो हेल्थ इंडेक्स होती है ना, यही जारी करता है। ठीक है। फिर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी यही जारी करता है। स्कूल स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स यही जारी करता है। फिर क्या करता है, इंडिया एविनेशन इंडेक्स। ये भी पूछा गया था एक बार। इंडिया
इंडिया इवोनेशंस इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? ये भी नीति आयोग ही जारी करता है, ठीक है। फिर मल्टी मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, प्रॉपर्टी इंडेक्स ये जारी करता है। देखो कौन कौन सा, एस डी जी इंडेक्स यही जारी करता है, हेल्थ इंडेक्स यही जारी करता है, फिर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स यही जारी करता है, फिर इंडिया इवोनेशंस इंडेक्स यही जारी करता है, मल्टीनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स यही जारी करता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो इतना सारा इंडेक्स जो है ना वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। समझ रहे हो? नीति आयोग बहुत कुछ जारी करता है। फिर ये भी जारी करता है एक्सपोर्ट 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 प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स ये भी जारी करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स ये भी जारी करता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे आंकड़ा है जो ये जारी करता है। एसडीजी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया इवोनेशंस इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स और एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये सब नीति आयोग के आंकड़ा जारी किया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि नीति आयोग कौन कौन से आंकड़ा जारी करता है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है कि निम्नलिखित में, और ये देखो ये नीति हाल ही फिलहाल ने नीति राजकोषीय सूचकांक जारी किया है, जो पहले स्थान पर उड़ीसा है और दूसरा छत्तीसगढ़ है। राजकोषीय का मतलब होता है ना कि अपने पैसा को मैनेजमेंट करने में पहले स्थान पे कर रहा है, तो उड़ीसा मतलब सही तरीका से सरकार की पैसा को सही जगह यूटिलाइज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, तो ये उड़ीसा ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजन किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। देखो प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको सभी को पता है कि हमारे भारत के जो मनमोहन सिंह थे, सॉरी मनमोहन सिंह नहीं, महात्मा गांधी जी थे, वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? और इस बार मनाया गया है उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत माच्या चिवाड़ी पंचायत को मिला है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से देखो, जो 2024 का राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है ना, माच्या चिवाड़ी पंचायत, ये सितारा जिला में है। ये सितारा जिला में है। कौन? ये सितारा जिला में है, यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यही मिला, फिर इस पुरस्कार के तहत और भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत का पुरस्कार छत्रपुर जिला गंजम को मिला, यह उड़ीसा राज्य में है। फिर वही सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार त्रिपुरा राज्य से है, सम्मानित गोमती पंचायत को मिला है। फिर इसी तरीका से पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार जैसे महाराष्ट्र के धुला जिला के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है। वही रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिमी मेजलिसिस ग्राम पंचायत को दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस ने किया है।
हाल ही में न्यू क्लोडोनिया किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस ने किया है, फ्रांस ने। न्यू क्लोडोनिया ने फ्रांस के साथ देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है। न्यू क्लोडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। न्यू क्लोडोनिया वर्ष 1853 में फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आ गया था और यही न्यू क्लोडोनिया को अब फ्रांसीसी गणराज्य का एक नया राज्य बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रांसफरेंसीसी पार्टनरशिप में भी शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश ब्रिटेन बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया है चेन्नई में। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया गया, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में किया गया है। 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन चेन्नई में किया गया है। उद्देश्य है क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि थाईलैंड के जो संवैधानिक न्यायालय है न, पेंटागोन शिव यात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया। हाल फिलहाल का खबर है कि जो थाईलैंड का था ना, थाईलैंड के जो पीएम थी, पीएम कौन थी? पीएम थी पेंटो गंटान सीवना यात्रा को थाईलैंड के जो पीएम थी पेंटोगनाट शिव यात्रा, उसको क्या किया है? ठीक है, थाईलैंड पीएम पेंटोगनाट शिव यात्रा। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? छत्तीसगढ़ में थाईलैंड पीएम पेंटोगनाट शिव यात्रा को क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने समझ रहे हो यहां तक? आगे चलते हैं। आगे है हाल ही में न्यू, ये तो हो गया फ्रांस, फिर है चेन्नई, ये तो मैंने कर दिया था। आगे प्रवासी श्रमिकों को बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है ज्योति योजना। प्रवासी श्रमिकों को बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है ज्योति योजना। ये है प्रवासी जो होते हैं ना, केरल में रहते हैं, उनके बच्चों को स्पेशली स्कूल और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल राज्य द्वारा ज्योति योजना की शुरुआत किया गया है। दीमम 2 योजना, दीपम
टू योजना, दीपम टू योजना की शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश, ये भी पूछ सकता है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें बोला गया है कि प्रत्येक महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, 3 मुफ्त सिलेंडर सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है, 3 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। फिर है सुभात्रा योजना, सुभात्रा योजना, सुभात्रा योजना जो है ये 21 से 60 वर्ष के महिलाओं को, 21 से 60 वर्ष के जो महिला है ना उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा, 10,000 आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है, उड़ीसा सरकार ने शुरू किया, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने। फिर कर्नाटक सरकार ने भी ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया है। फिर असम सरकार ने भी शुरू किया है, असम ने शुरू किया है निजुइत मोइना की शुरुआत किया है, जिसकी सहायता के लिए जैसे क्या होती है ना योजना के, जिसका बाल विवाह पर अंकुश लगाना और लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है। फिर इसी तरीका से पश्चिम बंगाल ने भी ये एक योजना लाया है, जिसका ये है योगश्री। ये एससी और एसटी महिलाओं को सपोर्ट करेगा, एससी और एसटी के लिए मतलब जो भी छात्र छात्राएं हैं ना उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर दिल्ली सरकार ने भी पुजारी ग्रंथि योजना लाया है, जिसके तहत 18,000 रुपया हिंदू और सिख पुजारियों को प्रति माह 18,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। सक्षम ऐप जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लाया गया है। क्यों लाया गया है? जिसका एज 80 प्लस हो चुका है और 40% विकलांग हो चुके हैं, उनको लिए होम में ही वोट देने का फैसिलिटी व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया, इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया। देखो और भी डाटा हम लोग को पढ़ना है, जैसे बहुत सारे डाटा जो होती है ना वो डाटा हम लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया, ठीक है। आगे है और भी, देखो और भी आंकड़ा है जो काफी, जैसे भूखमरी जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है ना 2024 वाला, वो भारत का 105वां स्थान है, भारत का 105वां स्थान है भूखमरी में, वैश्विक भूखमरी वैश्विक भूखमरी 2024, ठीक है। फिर है वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार पता है कौन आंकड़े जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा विश्व स्तर पे जारी करता है, लेकिन अगर भारत के स्तर पे देखोगे तो नीति आयोग जारी करता है। ये भारत का स्थान है 38वां स्थान है विश्व बौद्धिक नवाचार सूचकांक में, भारत का स्थान 38 है, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी हुआ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, भारत का 96वां आंकड़ा आया है, 96वें स्थान पे है। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स 151वां स्थान पे है, ठीक है। फिर ग्लोबल फायर सूचकांक 2025
ग्लोबल फायर पावर्स के द्वारा चौथे स्थान पे, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। हाल ही फिलहाल में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है चंद्रशेखर गौरी, चंद्रशेखर 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 गौरी कर हार्डकर को, कर हार्डकर को, कर हार्डकर को, ठीक है, गौरी कर हार्डकर को, गौरी कर हार्डकर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में चुना गया, ठीक है। और भी बहुत सारे चुने गए, जैसे सीआईएसएफ के महानिदेशक अभी परवीन रंजन, सीआईएसएफ सीआईएसएफ के है परवीन रंजन, परवीर रंजन, परवीर रंजन, रंजन, परवीर रंजन। फिर बीएसएफ के महानिदेशक, बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी है, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। सीआईएसएफ का परवीन रंजन, बीएसएफ का दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। अगला है कि हाल ही में पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी लखेरा, अवनी लखेरा, अवनी लखेरा ने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई अवनी लखेरा। टोक्यो में भी जीती थी एक देखो यहाँ कहाँ जीती थी, एक टोक्यो में जीती थी, टोक्यो में जीती थी, और एक जीती है पेरिस में, पेरिस 2024 इसमें जीती है, ठीक है। पेरिस में और टोक्यो में, दोनों में टोक्यो में तो एक गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज जीती है, एक ब्रॉन्ज, और पेरिस में गोल्ड जीती है, गोल्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 और 22-23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2 जारी किया है? तो ये कौन किया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। देखो एक और जो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे ये महिला वाला है, महिला वाला, तो और भी पूछा जाता है, जैसे साधना सक्सेना, साधना नायर, साधना सक्सेना नायर जो है वो चिकित्सा सेवा में चिकित्सा सेवा में सेना में पहली महिला महानिदेशक बनी है, पहली महिला महानिदेशक। फिर सियाचिन ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है फातिमा बसीन बनी है। फिर अदिति सेनडे जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। अदिति सेनडे जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून को बनाया गया। ये सब भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये वाला जो है ना शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने ही स्कूली शिक्षा पर और राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्यांकन और प्रदर्शित करने के लिए ये आंकड़ा
जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको अच्छे से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एच आई वी रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है फिलीपींस ने, फिलीपींस ने ये किया है, फिलीपींस ने। ठीक है, ये फिलीपींस ने किया है, फिलीपींस ने ये आंकड़ा मतलब जारी किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फिलीपींस ने किया। ठीक है, तो फिलीपींस ने एच रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में, ये तो हो गया शिक्षा मंत्रालय ने किया, ये फिलीपींस हो गया, मैंने बता दिया। आगे है चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन के लिए किस देश के आंतरिक एजेंसी के सहयोग ले रहा है? तो ये ले रहा है जापान का, जापान का लिया जा रहा है। देखो, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? 2019 में। और 3 कब लॉन्च हुआ? 3 लॉन्च हुआ 2023 में, 2023 में, 2023 में, 2023 में। ठीक है, और जो चंद्रयान 4 है, देखो चंद्रयान 4 को भी बात किया जा रहा है, ये 2027 में लॉन्च होने के प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है, और चंद्रयान 5 की बात करें, चंद्रयान 5 की बात करें तो ये जापान के साथ सहयोग किया जा रहा है, जापान के साथ। चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग ले रहा है? तो जापान। ठीक है, हाल ही में किस नदी की सफाई और उसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से जो भी लुप्त प्राय रेड क्रॉड रूफ्ड टर्नल को नदी में पुनः लाया गया है? तो ये गंगा नदी में लाया गया। ठीक है, गंगा नदी में। हाल ही में किस नदी की सफाई और उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्रॉड रूफ्ड टर्नल को नदी में पुनः लाने के लिए बनाया गया है? तो ये है गंगा नदी, गंगा में लाया गया। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी के जो सफाई है और उसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्रॉड टर्नल की नदी में पुनः लाया गया है, जो भी जैसे है। ठीक है, समझ आ गया। और भी आंकड़ा जो है ना, ये जैसे हाल ही फिलहाल में आप देखोगे तो जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक पद पर किया गया, मानक पद पर। ठीक है, मानक पद पर नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक पद पर प्रदान किया गया। फिर वही नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 पर केंद्रित रही। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान जापान, गंगा। अगला 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो ये है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। देखो, और भी बहुत सारे दिवस है जो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, स्पेशली थीम वाले पूछ देते हैं, थीम वाला। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। कुछ थीम हम आपको याद दिलाते हैं। ठीक है, याद दिलाते हैं थीम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसका 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। देखो, अगला है हम लोग को, और जैसे विश्व योजन दिवस 21 जून को मनाया जाता है।
16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। पता है इसका जो थीम है ना, विश्व विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, ठीक है। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसका थीम है इस बार का, ठीक है। आपको समझ में आ गया। देखो इस बार का थीम है क्या बोलते हो, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस भी मनाया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पृथ्वी दिवस, इसका भी थीम आपको याद रखना है। जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, मतलब पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस का इस बार का थीम है, इस वर्ष का थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारा शक्ति हमारा ग्रह, ये मनाया गया, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर है 21 मार्च को, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। वन और भोजन, ये मनाया गया है, ठीक है। वन और भोजन। फिर देखो 2 फरवरी सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हम देखो इसका थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा, तो ये सभी आपको ध्यान रखना। देखो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, इसका थीम है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और भोजन। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, हमारे इसका है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। तो ये सब थीम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किन 2 देशों ने वर्ष 2026 के आईसीसी पुरुष T20 कप का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा 2026 में किया गया ना, तो ये किया गया था, यहाँ पे किया गया था भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया था, क्योंकि आपको पता है ना भारत और श्रीलंका के बीच में ये किया गया था। देखो 2000, अब देखो अगला है ये T20 का, और जीत भी गया, इंडिया जीता है ना, याद भी होगा। 2026 के आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, ठीक है। 2028 का किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क में। 2030 में आईसीसी T20 होगा इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। 2027 का एक दिवसीय पुरुष एशिया कप
बांग्लादेश में किया जाएगा, बांग्लादेश में 1 दिवसीय पुरुष एशिया कप। और 2026 का तो हो गया। अंडर 19 T20 किया जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया में, ठीक है। और 2025 का अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया में किया जाएगा। निम्नलिखित में किस देश की महिला कबड्डी ने एशिया महिला कबड्डी चैंपियन 2025 का खिताब जीती? तो ये जीती है हमारा भारत ने। हमारा भारत ने महिला कबड्डी ने ईरान को हराकर, याद रखना है, भारत ने ईरान को हराकर भारतीय महिला कबड्डी ने ईरान को हराकर पश्चिमी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियन खिताब जीत लिया है। और ये ईरान में हुआ था, तेहरान में हुआ था, ठीक है। भारत ने मालदीव को हराकर साबा महिला चैंपियन 2025 जीती है। फिर भारत ने थाईलैंड में आयोजित 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने थाईलैंड में आयोजित 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है 19 अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना प्रभावित हो रहा क्षेत्र। तो ये प्रभावित क्षेत्र रहा उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल में ज्यादा प्रभावित रहा। जो तूफान के दाना क्षेत्र जो है ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावित रहा, तटीय क्षेत्र, ठीक है। जो तूफान दाना से लैंडफॉल ज्यादा हुआ, खास करके उड़ीसा के भितरकानिका और हमारा पोर्ट के बीच हुई थी। इसमें मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा, भद्रक जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ का असर पड़ा, ठीक है। देखो सारा जो तूफान था ना, सारा तूफान एक तूफान है सारा, WMO अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया के तहत है। ये होंडुमुरुस में किया जाता है, ठीक है। चक्रवात जो आगे है। फिर टाइफून जापान से, टाइफून यागमू, ये सब जापान में है। हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप चैंपियन का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था चांद था। 12वीं पुरुष कप हॉकी चैंपियन 2025 का शुभंकर चांद था। ये 17 अगस्त को कहाँ किया गया था? ये 17 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने राजगीर में, कहाँ पे? राजगीर में होने वाले 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियन 2025 के लिए लोगों का शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया था। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर के आधुनिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। एशियाई हॉकी महासंघ 1958 में टोक्यो में एशियाई खेलों के दौरान जब हॉकी ने पहली बार एशियाई खेलों में प्रवेश किया था तो था, ठीक है। आगे है मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना में स्नातक युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दिया जाएगा? मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत 6,000 रुपया दिया जाएगा, 6,000, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत जो भी स्नातक पास युवाओं है उसको इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपया दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना को बिहार सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना के लिए जो एज रखा गया है वो 18 से 28 रखा गया, 18 से 28 रखा गया है। और पासवीं 12वीं होना चाहिए या ITI होना चाहिए, ITI किया होना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो 2025 मतदाता जो सूची निकाला गया ना, उत्तर बिहार में
जो पूर्वी चंपारण जिला है वो महिला जनसंख्या में सबसे ज्यादा अधिक है, सबसे ज्यादा अधिक पूर्वी पूर्वी चंपारण जिला में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय रैंकिंग 12वीं रखी गई है। और बिहार में एक आम महोत्सव हुआ था जो ज्ञान भवन पटना में किया गया था। फिर बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रह लोकार्पण वैशाली में किया गया। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स टू बिहार का स्कोर बहुत कम रहा। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। ये सब देखो 21 क्वेश्चन देखोगे ना तो करंट अफेयर के बहुत मायने रखता है। 21 क्वेश्चन करंट अफेयर के, सोच रहे हो 21 80 में 21। अब है हल की आकृति वाली मिट्टी के खिलौने सिंधु घाटी के किस पूरा स्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं बनावली से किए गए थे। देखो समझते हैं इसको अच्छे से। देखो जो जैसे हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जो थे वो बनावली से किए गए थे, बनावली से। देखो इसमें क्या है ना, इसमें आप एक चीज देखो, जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन को एक बार आप थोड़ा सा गौर मारो, इसमें क्या बोला गया है? इसमें जो बोला गया है, देखो इसमें जो बोला गया है कि मिट्टी का खिलौना या तो हल जोतने वाला। तो आपको पता होगा ना कि हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, देखो इसमें आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज दिया है वो ज्यादा याद रखना है। और बहुत सारी चीज दिया जाता है, वो इतना याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता है। जो एनसीईआरटी में दिया रहेगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे बहुत सारा 6 भट्ठा अवशेष, ये सब तराजू, बहुत कुछ मिला है। तो ऐसा नहीं कि वो सब पूछा जाएगा। जो एनसीईआरटी की बुक में डाला गया है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि वो ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। हल की आकृति जो है वो कहाँ मिला है? बनावली में मिला है, बनावली में कि कालीबंगा में? रुको बनावली में हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने और जौ तांबे के मिले हैं। जौ भी मिला था यहाँ से। ठीक है, तो देखो हड़प्पा में क्या क्या मिला था? हड़प्पा में मिला है कब्रिस्तान R37। फिर है शवशान पेटिका संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, और उर्वरता देवी गेहूं और जौ के दाने, अनानगर आस्तविक और चक्र के साथ सीपी पैमाना वाला, सब मिला है हड़प्पा में मिला है। मैं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से सब डिटेल हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। मेरा आदत नहीं है कि मैं सीधे ऑप्शन से चलूं। देखो मैं एक एक पॉइंट्स को लिखता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो है कालीबंगा। देखो ये है कालीबंगा। कालीबंगा पड़ती है, ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। कालीबंगा पड़ती है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? हनुमानगढ़। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़। कहाँ पे? घग्घर नदी, झज्जर नदी, सरस्वती। देखो यहाँ से क्या मिला है? हल के आकार वाले मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। हल के आकार वाले मिट्टी के खिलौना मिला। यहाँ पे कृषि प्रणाली जो था वो बहुत ही उन्नत था, मतलब जली हुई फसल के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, समझ रहे हो?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ से सबसे पहले कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पे, नदी की किनारा है घग्गर नदी, घग्गर नदी। तो यहाँ से हल के आकार के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है ना कि उन्नत कृषि प्रणाली थी। तो कृषि प्रणाली की अगर बात करें, कृषि कृषि प्रणाली कृषि प्रणाली जो था, कृषि प्रणाली वो कालीबंगा से मिली है। तो देखो यहाँ सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, सबसे पहले तो कालीबंगा पूछा जाएगा, कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिला में। नदी के किनारे पूछा जाता है तो घग्गर नदी, घग्गर, प्राचीन में सरस्वती नाम था। कहाँ पे, घग्गर, घग्गर 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 जो प्राचीन में सरस्वती नदी था। ठीक है, यहाँ के हल के आकार के प्रमाण मिले, हल के आकार के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे उन्नत कृषि प्रणाली थी, उन्नत कृषि प्रणाली, उन्नत कृषि कृषि प्रणाली थी, उन्नत कृषि प्रणाली थी। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो जुता हुआ खेत यहीं से मिला है, जुता हुआ खेत, ये सबसे ज्यादा जुता हुआ खेत यहाँ से पूछा है। एनसीईआरटी में यही लिखा गया है, जुता हुआ खेत बोला गया है। तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। हल जैसे जुताई का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ घग्गर में उन्नत कृषि प्रणाली यहीं से है, मतलब जुता हुआ खेत का प्रमाण यहीं से मिला। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। फिर है चनहुदड़ो, देखो चनहुदड़ो जो है ना, ये मोती आभूषण निर्माण है। यहाँ पे कोई किला नहीं था, तो ये भी पूछ दिया जाता है कि बिना किला वाला कौन सा जगह था। तो चनहुदड़ो ये सिंध पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो यहाँ पे कोई किला नहीं था, ये सिंध पाकिस्तान पे। यहाँ पे मोती और आभूषण के निर्माण मिले हैं, कोई किला नहीं था, किला यहाँ पे नहीं था। ये भी कभी कभी पूछ देता है, किला यहाँ पे नहीं था। ठीक है, बनावली जो है वो सरस्वती नदी के घाटी पे है। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पे है। ये हरियाणा में पड़ती है, हरियाणा में। यहाँ पे पता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। गेहूं और जौ के प्रमाण यहीं पे मिले हैं। गेहूं और जौ के प्रमाण यहीं पे मिले हैं। ठीक है, देखो कृषि का मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं और जरमान यहीं से मिला, मुख्य प्रमाण। लोथल जो है ना, लोथल लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पे मनके का निर्माण उद्योग था, मनके मनके का उद्योग निर्माण था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सही आंसर क्या होगा, कालीबंगा होना चाहिए, बनावली नहीं, कालीबंगा। इसका आंसर कालीबंगा होगा। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने के सिंधु नदी के किस पुरातत्व से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दो कालीबंगा से और चीज भी मिला है, और चीज भी, जैसे साच, काच, मिट्टी के चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मणिक और मिट्टी के मनके, बेलाकर, मिट्टी के खिलौने, ये सब यहाँ से मिला है। ठीक है, लोथल से देखो मिला है चावल और बाजरे का साच मिला है। पारस की जो मुहर है ना, लोथल से मिला है। युग समाधिये, भूसी, मनके, ये सब यहीं से मिला है। ठीक है,
तो ये इसका आंसर कालीबंगा होगा, बनावली नहीं, कालीबंगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को देखो, इसमें बताया गया किसको क्या बोला जाता था। तो अशोक के बोला जाता था देवप्रिय, अशोक को देवप्रिय बोला जाता था। तो एक का दो। फिर समुद्रगुप्त को देखो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया है। चंद्रगुप्त, तो इसका तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। देखो अशोक, अशोक की अगर हम बात करें ना, तो देवप्रिय प्रियदर्शी की उपाधि दी गई। जितना अभिलेख देखोगे ना, इसमें इनको यही बोला गया है, देवापी, देवानपी बोला गया है। मतलब जो भी अभिलेख देखोगे अशोक का, उसमें इनका नाम है। और पुराणों में इनको देखो, और भी पुराणों में, मैं अशोक वाला पूरा पढ़ाया हूँ। पुराण में, पुराण में अशोक को, पुराण में अशोक को अशोक वर्धन, अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। और दीपवंश करमौली कहा गया है, दीपवंश में, दीपवंश में, दीपवंश में, दीपवंश में क्या कहा गया है, करमौली कहा गया है, करमौली, करमौली कहा गया। ठीक है, देखो मस्की के जो लघु शिलालेख था ना, अशोक को स्वयं का भूत साज कहा गया। मस्की में, मस्की में, मस्की जो शिलालेख है वो बहुत छोटा शिलालेख है अशोक का, उसमें अशोक को स्वयं का बुध साज कहा गया है, बुध साज, बुध साग कहा गया है, बुध साग। ठीक है, तो इस तरह से अशोक के हो गया। देखो समुद्रगुप्त क्या थे, समुद्रगुप्त जो अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध प्रारंभ उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त ने ही व्यापक पराक्रम, पराक्रम आदि उपाधि धारण किया था। उनके सिक्के पर भी ये सब बात लिखा हुआ। और ताम्रपत ने ही समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि दी गई है, इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को देखोगे ना, तो कविराज भी कहा जाता है, कविराज, कविराज। कविराज के साथ साथ समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इन्होंने, इनका देवगुप्त, देवराज भी था। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त उनका महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वेश आदि से उपाधि लिया गया। कुमारगुप्त ने ही प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। उसी समय हेनस्यांग, हेनस्यांग जो था ना, वो नालंदा संग्राम में शासकों में सक्रिय का उल्लेख किया है, जो संकनन गुप्त द्वारा नालंदा संग्राम की सहायता देने का भी प्रमाण मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही। और बी के 1 हो जाएगा, बी के समुद्रगुप्त को अश्व पराक्रम कहा जाता है। ठीक है, और डी के 3 महाद्वितीय कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा की राजधानी बनाया था। तो ये बनाया था नी डी गुहा, नी डू गुहा, नी डू गुहा। देखो पुर्तगाली का जो वास्तविक वायसराय था ना, मतलब वास्तविक संस्थापक, वो अबू कल को माना जाता है, अबू कल को, अबू कल को वास्तविक संस्थापक। ये जो था ना नीनो डी गुहा, नीनो डी गुहा, ये आया था अबू कर के बाद। देखो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया फ्रांसिस्को ड अल्मीडा, फ्रांसिस्को ड अल्मीडा आया सबसे पहले। फ्रांसिस्को ड अल्मीडा आया, कब आया था, 1505 से 1509 में, 1509 में आया था, 1505 से 1509 में आया। भारत में पहला वायसराय बन के आया था, पहला, आपसे पूछा जाएगा, पहला वायसराय बन के आया था। और इन्होंने ही क्या निकाला था, बुल्लू, क्या निकाला था, बिल्लू वाटर पॉलिसी, बिल्लू, बुल्लू, बुल्लू, बुल्लू वाटर पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, वाटर पॉलिसी। और या शांत जल की नीति किसने लाया,
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद आया अल्फांसो 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 डी अबुलकर। ये जो था ना अल्फांसोस डी अबुलकर, ये एक वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, इसी को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली का। फिर इसके बाद आया ये आया डी नीनो कुहा, डी नोनो कुहा। इन्होंने ही क्या किया था ना, कोचीन की जगह गोवा की राजधानी बनाया था, कोचीन की जगह गोवा की राजधानी बनाया था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो ये सब ध्यान रखना है कि ऑप्शन को भी ध्यान रखना ना, क्योंकि ऑप्शन से ही तो पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बता दिया ना कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो पुर्तगाली वाइसराय था। देखा जाए ना, देखो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल समझा देता हूँ सब चीज। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी अल्मीडा अल्मीडा। देखो इसका क्या क्या काम था। सबसे पहले ये भारत में समुद्री विस्तार किया, भारत में अगर देखा जाए तो समुद्री विस्तार किया, भारत में समुद्री समुद्री विस्तार 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 किया। फिर 1510 में 1510 में इन्होंने ही 1510 में इन्होंने ही गोवा का अधिपत्य किया और गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी बनाया। कहाँ, ये गोवा को बनाया, गोवा। गोवा को तो इन्होंने हथिया लिया, किससे, आदिल शाह से हथियाया था, और हिंद महासागर में पुर्तगाली की शक्ति को बहुत मजबूत कर दिया इन्होंने ही। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये गोवा को अपना राजधानी बनाया, इसलिए उसी ने कोचीन से गोवा गोवा को राजधानी बनाया था, गोवा को राजधानी बनाया था, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये कोचीन को राजधानी बनाया था, कोचीन को, ठीक है। गोवा का पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया, फिर हिंद महासागर में पुर्तगाली शक्ति की मजबूत किया, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये गोवा नहीं है, गोवा तो ये बनाया था, ये सॉरी ये नहीं, मैं समझाता हूँ आगे। सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, भारत में समुद्री विस्तार का खोज किया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही वाटर पॉलिसी लाया, वाटर पॉलिसी वाटर वाटर पॉलिसी लाया, समुद्र नीति जिसको बोलते हैं, समुद्र नीति समुद्र नीति लाया, ठीक है, समुद्र नीति यही लाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये पहला पहला पुर्तगाली वाइसराय था, ये आया था 1505 से 1509 में, ये आया था 1505 से 1509 में भारत आया था। इसका उद्देश्य क्या था पता है, समुद्री व्यापार शक्ति को बढ़ाना, गोवा नहीं बल्कि समुद्री व्यापार को प्राथमिकता इन्होंने दिया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय था जो 1505 से 1509 में आया था, ठीक है, समझ रहे हो, यहां तक क्लियर। फिर है डी डी नूकुहा, डी नूकुहा, देखो यही डी नूकुहा ने, मैं इसकी बात करूंगा। डी नूकुहा, डी नूकुहा जो था वो क्या किया ना, गोवा से द्वीप स्थानांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन द्वीप बस्ती बनाया था, तो इसी ने शुरू किया था, ठीक है, यहां तक क्लियर है। डी नूकुहा ने ही 1530 में 1530 में 1530 में 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया था, क्योंकि जब ये आया था ना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उस समय राजधानी कोचीन था, लेकिन बाद में इसको गोवा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बारे में फिर उन्होंने क्या किया, 1530 में गोवा की राजधानी बनाया, फिर सेंट टोमो और हुगली में फिर पुर्तगाली बस्ती बनाई, समझ रहे हो ना, ठीक है, यहां तक क्लियर।
यहाँ तक सब क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन। देखो मैं और थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ भाई, इसमें लगता है मुझे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। रुको रुको मैं क्वेश्चन सही कर देता हूँ, क्योंकि मेरा आदत है ना एक एक क्वेश्चन को मैं डीप में, ताकि क्वेश्चन का सारा निचोड़ निकल जाए। यही सही है पढ़ने का, क्योंकि जब आप रिवीजन करने का तो समय है नहीं, तो आप एमसीक्यू से ही तो रिवीजन कर पाओगे। समझ रहे हो? और ऐसा तो नहीं कि 5000 क्वेश्चन आप एमसीक्यू लगाओगे, पॉसिबल ही नहीं है 5000 लगाने का। आप 500 ही लगाओ, लेकिन उसको पूरा निचोड़ करो। ठीक है। हाँ, तो देखो सबसे पहले मैं इसको पूरा डिटेल बताता हूँ कि क्या था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे तो अगली बार आप धड़ल्ले से क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। देखो देखो क्वेश्चन है, जैसे पुर्तगाली वाइसराय सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आया था, ये आया था, कब आया था? 1505 से 1509 में आया था, 1509 के बीच में आया था। ठीक है। और ये पता है भारत में पहला पुर्तगाली वाइसराय बन के आया था, और भारत का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बहुत मजबूत किया। पहला इन्होंने क्या किया? समुद्र नीति लाया इन्होंने, बुल्लू वाटर पॉलिसी लाया। बुल्लू 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 वाटर पॉलिसी लाया। पॉलिसी, ठीक है, वाटर पॉलिसी लाया, बुल्लू वाटर पॉलिसी लाया। और शांत नीति कहा। समझ रहे हो ना? फिर इन्होंने ही 1508 में चौल के युद्ध के शासक जो थे ना गुजरात, इसमें परास्त किया। और 1509 में ही युद्ध के महमूद महमूद बेड़वा मिस्र और तुर्की के शासकों को बेड़े से पराजित कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी पूरी तरीका से हो गया। फिर आया इसके बाद इसके बाद देखो ये आया, इसके बाद देखो ये आया, ये आया। कब आया था ये? 1509 से 1509 से 1515 में आया। ये 1515 तक ये कार्यकाल रहा। ये पता है दूसरी वायसराय बन के आया था। ये पहला तो ये था, पहला देखो ये बन के आया, दूसरा वायसराय ये बन के आया, दूसरा वायसराय ये बन के आया, दूसरा। जब ये आया तो इन्होंने क्या किया ना, जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था इन्होंने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, वो बंद करवा दिया। और सबसे पहले ये क्या किया, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया, 1510 में ये क्या किया, गोवा जो शासक जो था ना, गोवा बीजापुर के शासक था, बीजापुर के शासक जो शासक था, बीजापुर के शासक कौन था? बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ 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 आदिल शाह। आदिल शाह उससे गोवा छीन लिया। कब छीना? 1510 में। 1510 में गोवा छीन लिया, और यही पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। साथ ही गोवा के विजय के दक्षिण पश्चिम समुद्री तट के मतलब जो भी प्रभाव था ना वो किया। तो इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा, तो इसी को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक संस्थापक इसी को माना जाता है। किसको? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, समझ रहे हो? फिर पता है इन्होंने और क्या किया,
विजयनगर के जो शासक था ना कृष्ण देव राय, पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत इसी ने दिया था, इन्हीं को दिया था। मतलब जो विजयनगर के शासक था ना कृष्ण देव राय, पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दिया। फिर अल्बुकर ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। फिर फिर इन्होंने ही क्या किया, 1511 में 1511 में ही मलक्का द्वीप, और 1515 में इन्होंने हरमुज पर अधिकार कर लिया। देखो पहले तो इन्होंने गोवा पे किया, इन्होंने गोवा पे कर लिया, बैठा नहीं, गोवा पे किया। फिर 1511 में इन्होंने कहा किया, इन्होंने मलक्का पे कर लिया, मलक्का द्वीप पे कर लिया, मलक्का द्वीप पे कर लिया। फिर इन्होंने 1515 में इन्होंने हारमुज पे कर लिया, हारमुज पे कर लिया। तो देख रहे हो ये काफी खतरनाक व्यक्ति था इस तरह से। और पता है ये जो अबूकर था, अबूकर, ये पता है गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, गोवा में सती प्रथा पर। तो ये भी पूछ दिया जाता है, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं डी नूनू कुहा। देखो ये आया था इसके बाद, ये आया इसके बाद, ये आया इसके बाद। पता है जो ये आया ना, तो सबसे पहले 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। पहले कोचीन था, इन्होंने क्या किया, गोवा को राजधानी बनाया, जो आंसर में यही पूछा गया था, ठीक है। फिर क्या किया, राजधानी बनाया, और सेम टोपो और हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसा दिया इन्होंने। फिर डी गुहा ने ही गुजरात को जो शासक था ना बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या करके 1534 में दीव और 1535 में अधिपत्य कर लिया। फिर धीरे धीरे पुर्तगालियों ने ही हिंद महासागर में होने वाले जो व्यापार ना उस पर पूरा अधिकार कर लिया, और कॉर्डन एमेटिड पद्धति लागू कर दिया, मतलब लाइसेंस टाइप का, ठीक है। पता एक समझ में आ गया यहां तक। पता है पुर्तगालियों के आगमन से भारत में पता है क्या क्या हुआ था। भारत में देखा जाए तो तमाकू, लाल मिर्च, आलू, टमाटर खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, सब शुरुआत इन्होंने ही कर दिया था। बहुत अच्छी व्यवस्था थी इनका, पुर्तगाली साम्राज्य का। और भारतीय व्यापारियों के संग लूटपाट, भारतीय महिलाओं के संग वैश्विक नीति आदि, और मराठों और मुगलों को विरोध किया जाना। 1632 में आप जानते हो शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था, बोला था भागो यहाँ से। फिर पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया था। ये भी पूछ देता है कि किसने किया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा ही हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया गया था। फिर 1661 में आपको पता होना चाहिए कि जब पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन था ना, कैथरीन, उसकी विवाह ब्रिटिश राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, और चार्ल्स द्वितीय को ही बंबई का पूरा दहेज दे दिया था। तो इस तरह से देखा जाए वो भी 10 पाउंड में। तो इस तरह से पूरी पुर्तगाली मैंने समझा दिया अच्छे से। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा कौन था, पहला पुर्तगाली वाइसराय था। क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। कब आया था, 1505 से 1509 में। फिर इसके बाद आया अल्फांसो डी उबगर, इन्होंने क्या किया, बीजापुर के जो शासक था इदुल आदिल शाह, उससे गोवा छीन लिया। फिर 1511 में हरमुज को छीना, सॉरी मलक्का द्वीप को छीना, और 1515 में हरमुज को छीन लिया। और फिर उन्होंने जो ब्लू वाटर पॉलिसी था उसको खत्म कर दिया। फिर और ये अल्फिसो डू अबुगर वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। फिर था डी नूनू गुहा, इन्होंने ही कोचीन के राजधानी गोवा लाया था। पहले सब कोचीन था, गोवा अलग। समझ में आ गया पूरा अच्छे से, नो टेंशन। ये होती है तैयारी, ऐसे पढ़ना होगा। बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध सबसे पहले कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच में हुआ था, मुनरो था, मुनरो वर्सेस
क्या कौन कौन था? कासिम था, कासिम था, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला था, और शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। इसी युद्ध के बाद पता है एक दो टेरिटरी हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुआ था। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? एक तो 12 अगस्त 1765 को, और एक हुआ था 16 अगस्त 1765 को। तो जो 16 अगस्त 1765 को हुआ था ना, इसी में 1765 में दीवानी अधिकार पूरी तरीका से क्या किया गया था? अंग्रेजों ने छीन लिया था। किससे? शाह आलम द्वितीय से, शाह आलम द्वितीय से। तो यही पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो दिल्ली के शासक आपको पता होगा, दिल्ली के शासक कौन था? तो ये था दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था। यही शाह आलम द्वितीय जो थे ना, ये अंग्रेज, जो शाह आलम द्वितीय से ही अंग्रेजी जो दीवानी अधिकार था वो छीन लिया गया था, और इसको 26 लाख